रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीधा सवाल दागेंगे हार्दिक पटेल से कि जिस तरह से हिंसा की आग इस वक्त अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में बल्कि फैल रही है, क्या उसकी जवाबदेही वो खुद लेता है? क्योंकि खुद इस वक्त हार्दिक पटेल हमारे साथ होंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। ये जो जातिगत राजनीति की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं तमाम लोग, इसको जाट आरक्षण से लेकर गुर्जर आरक्षण सबको लेकर मांगे बढ़ रही हैं, इस पर क्या होगा जवाब, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। आरक्षण के लिए हार्दिक जैसा हिंसा का रास्ता क्या कहीं से भी जायज ठहरा सकता है? क्या गुजरात से दूसरे राज्यों में भी आरक्षण की आग इसी तरह से भड़केगी, फैलेगी? गुजरात के अलावा जाट आरक्षण के लिए भी जाट सेना बनाई जा रही है। इधर गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की शांति की अपील का असर क्या दिखेगा? क्योंकि अभी 1 घंटे पहले एक बार फिर से कई जगहों पर हालात बेकाबू हुए हैं। क्या आरक्षण आंदोलन से निपटने में गुजरात सरकार नाकाम रही है? पहले से आपको पता ही नहीं था कि हार्दिक पटेल किस तरह की आग लेकर घूम रहा है, किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रहा है, भड़का रहा है? आखिरी सवाल, आखिर हार्दिक पटेल किसकी शह पर इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं? ये सवाल भी जरूर दागेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ देवेंद्र पटेल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सीधे जुड़े हैं गुजरात से। हमारे साथ अली अनवर साहब, जेडीयू के राज्यसभा सांसद, सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ मास्टर रोहतास हुड्डा, जो कि जनरल सेक्रेटरी है जाट रिजर्वेशन कमेटी के दिल्ली के, वो हमारे साथ है। चंद्रभान जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा इस पूरे विषय पर करेंगे। हमारे साथ शिव खेड़ा साहब अब विचारक भी हैं, इसी के साथ रिजर्वेशन के खिलाफ भी उन्होंने अपने स्तर पर एक मुहिम छेड़ी है। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात में कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें आती रही हैं। कई जगहों पर धारा 144 अभी भी लगा दी गई है। अहमदाबाद में कई जगहों पर हिंसा के बाद आर्मी बुला ली गई है। 2 कंपनी अहमदाबाद के तमाम इलाकों में सुरक्षा बंदोबस्त में इस वक्त लगाई गई है। सूरत में बलवाइयों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है। मेहसाणा में मोटर में भी, जो मोटेरा एक वहां पर जगह है, वहां पर छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। कई लोगों के जख्मी होने की भी बात है। सीधे लेकिन रुक करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हार्दिक पटेल खुद इस वक्त जुड़ रहे हैं। हार्दिक पटेल, बीते दिन तो आप खूब बढ़ चढ़कर बोल रहे थे और खूब भाषणबाजी दे रहे थे। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। आपके भाषण के बाद जिस तरह की हिंसा अहमदाबाद में, गुजरात में अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है, क्या उसकी जवाबदेही लेने की हिम्मत आज आप दिखाएंगे? मानेंगे कि आप जिम्मेदार हैं, आपने भड़काया और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है? उसके बाद नहीं, हम तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारी ऐसी जो कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जो शाम को अनशन पर बैठे थे, तब अनशन के दौरान जब रात हो गई 8 बजे, तो 8 बजे के बाद लाइट तुरंत ही बंद कर दी और जिस प्रकार उन लोगों ने हमला कर दिया, जो जनता बैठी थी बहुत बुरी तरह से, स्त्री जो महिला थी उनको भी बहुत मारा। उन लोगों ने सिरों पर लाठीचार्ज किया था और इसमें हमारे दो युवा भी डेथ हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन पूरे गुजरात में शांति की अपील हम करते हैं कि शांति बनाए रखें गुजरात में। एक सेकंड, शांति की अपील आप बाद में कीजिएगा, शांति की अपील आप बाद में कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है और वो ये है कि आपकी भाषा से हिंसा भड़की। आपको पता नहीं था? आपको 5 बजे तक का परमिशन है। ये जो आप पुलिस पर सारा कुछ डाल रहे हैं, पुलिस ने किस तरह से जातियां की वो अलग है, लेकिन आपने नियम नहीं तोड़ा। 5 बजे तक का परमिशन लिया था आपने, उसके बाद भी कैसे अपने आंदोलन को लगातार रखा? जानबूझकर आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे थे। ये परमिशन और ये जो नियम है वो सिर्फ गुजरात भारत की प्रजा के लिए। आतंकवादी घुसकर आतंकवादी हमले कर जाते हैं तो उनके लिए वो परमिशन लेकर आते हैं, फिर भी वो पूरे देश के सामने 180 लोगों की हत्या कर देता, फिर भी उसे 4 साल रखते हैं जेल में। तो वो लोग करते हैं वो सही, और देश का युवा जो करता है हक के लिए रोड पर निकलता वो सही नहीं। ये जो आप हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं, सवाल ये है, आप युवाओं से हर चीज को जोड़कर कहते हैं, सोच रहे हैं कि आप उसको धो देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहते हैं कि अब कोई रावण नहीं बचेगा लंका में, अब अगर हक नहीं दोगे तो हमें छीनना आता है। ये रावण कौन है? ये क्या, ये आप हिंसा नहीं भड़का रहे हैं इससे? ये रावण वाली बात बोलकर? कब? अहिंसा के मार्ग पर ही हम आंदोलन चला रहे थे और वो तो सही है ना। जहाँ लंका होगी वो रावण होगा तो उसका दहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो कई और रावण पैदा करेंगे। रावण कौन है? रावण तो कुछ लोग, रावण तो जो पॉलिटिशियन ही रावण है ना यहाँ पर। तो सारे पॉलिटिशियंस का एक तरह से सफाया कर देंगे आप, ये कहना वो तो वक्त आने पर पता चल जाता है ना किस प्रकार चला जाता है वो। ये तो अब इस तरह की भाषा ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी, क्योंकि आप कहते भी हैं, नहीं भी कहते हैं, डरते भी हैं कई बार लगता है, लेकिन फिर बोलने की भी कोशिश करते हैं, भड़काते हैं। अरविंद केजरीवाल से कहा जा रहा है कि आप नजदीक है, सच है? फोटोग्राफ्स आपकी बहुत सारी। अरविंद केजरीवाल, नॉट अरविंद केजरीवाल।
नहीं, अरविंद केजरीवाल, मैं अरविंद केजरीवाल को जानता भी नहीं, वो दिल्ली में राजनीति करता है, यहाँ गुजरात में उसकी क्या जरूरत है। यहाँ पर तो युवा के हक की बात है। केजरीवाल या कुछ नीतीश कुमार की बात नहीं। नीतीश कुमार तो पाटीदार, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं हम। चंद्रबाबू पाटीदार, इसलिए केजरीवाल पाटीदार होता तो उसकी भी हम बात करते। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, ये जो आप बंदूक कंधे पर रखकर, कभी हाथ में रिवॉल्वर लेकर, कभी तलवार खींचकर, ये सब जो आप फोटो दिखाते हैं, ये क्या बताता है? आप हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप भाषा से, अपने तस्वीरों के जरिए आप ये दिखाते हैं कि हथियार उठाना ठीक है। कितना गलत संदेश दे रहे हैं आप युवा क्रांति के नाम पर, एहसास है आपको? वो जो फोटो है ना, वो आज से 4 साल पुरानी है मैडम जी। वो समाज रक्षा के लिए हथियार उठाए थे हमने बिरंगांव में, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। देश की बहन बेटियों के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है, समाज के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। ये आरक्षण की बात है। आरक्षण पूरे हिंदुस्तान में घुसा हुआ है, देश पीछे 20 साल पीछे चला गया है। आरक्षण हट नहीं सकता, तो आरक्षण दे दो, तो सब समानता के हक से देश को आगे लाए। चलिए ठीक है, अब आप हमारे साथ बने रहिए। और भी कई सारे सवाल हैं आपके लिए। पटेलों के लिए, जो एक समृद्ध समुदाय माना जाता है, उसके लिए आप रिजर्वेशन मांग रहे हैं, कितना इसमें दम है? लेकिन उससे पहले अब मैं अली अनवर साहब आपके पास आना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि पहले से आरक्षण है, देश को पीछे खींचने की आदत तो सबकी है, सबको समान। ये कुल मिलाकर आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि ये सीधे सीधे वोट बैंक से, इस पर कोई भी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि स्टैंड खुलकर लेने से वो घबराते हैं, अली अनवर साहब। लेकिन आप आरक्षण के जरिए कहीं ना कहीं वोट बैंक पर आपकी नजर होती है। राजनीति ने इस देश को न जाने कितने वर्षों पीछे खींच लिया है। देखिए अंजना जी, हाँ, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि गुजरात के जो पाटीदार भाई हैं, उनके आरक्षण की मांग बिल्कुल जायज है। हम लोग डरते नहीं हैं, खुल करके हम लोगों ने इस बात को कहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इस बात को कहा है, 2-2, 3-3 बार इस बात को दोहराया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो हिंसा हुई है कल, उसके लिए पूरी तरह से वहां का प्रशासन, वहां की सरकार जिम्मेवार है। और इसलिए जिम्मेवार है कि इनका जो मूवमेंट था, इतना बड़ा जमावड़ा था, इतनी भारी संख्या में लोग आए थे कि ऐतिहासिक वो रैली थी, लेकिन बिल्कुल पीसफुल थी। एक कहीं भी कोई तोड़ फोड़, कोई अहिंसा, इसके लिए तो पुलिस जिम्मेवार है। नाहक लोगों पर, पीसफुल लोगों पर अगर आप लाठीचार्ज कीजिएगा, औरतों बच्चों को पीटिएगा, घसीटिएगा, गिरफ्तार कीजिएगा, इस 22 साल के युवक को, क्या इसने गलत कर दिया? हर समाज के लोग अपनी मांग करते हैं, और इसमें क्या गलत है? तो आप फिर किस को आरक्षण दिया जाए? में कि 5 बजे तक तो फिर शिव खेड़ा जी, ठीक है, तो फिर शिव खेड़ा जी, नहीं सर, दिक्कत ये है ना कि हर किसी को फिर चाहिए ना। फिर तो आपको जाट भी आरक्षण, गुर्जर भी आरक्षण देना होगा, आपको मुस्लिमों के लिए भी आरक्षण देना होगा। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानेंगे आप लोग। मैं चाहती हूँ शिव खेड़ा जी, आप इनकी बात का जवाब दें। ये कह रहे हैं कि आरक्षण की मांग जायज है आज की सदी के हिंदुस्तान में। देखिए, ऐसा है, अगर आप हार्दिक पटेल का जो उन्होंने कहा है और उसको ध्यान से सुनिएगा, तो आपको शायद उनके कहने में जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर आरक्षण को हटा नहीं सकते, अगर आरक्षण को हटाइएगा नहीं, तो मेरा भी हक बनता है आरक्षण का। बिल्कुल। तो उनकी पहली बात तो आपने सुनी नहीं कि अगर आरक्षण को हटाइएगा नहीं तो मेरा भी हक बनता है। इसमें कौन सी गलत बात कही है? मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन उनकी जो बात कही गई है कि अगर आरक्षण को आप हटाते नहीं हो तो मेरा भी हक बनता है। मुझे आप एक बात बताइए कि इस देश में आरक्षण को लाने वाले कौन थे? हिंदू मुसलमान को बांटने वाले कांग्रेस 60 साल से खेल रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुओं को बांटने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया। पहले जाटों को आरक्षण किसने दिया? बीजेपी ने दिया, जब वाजपेयी यहां प्रधानमंत्री थे। ये बताइए कि सही ईमानदारी का काम किया क्या उन्होंने देश के लिए? आप अगर खुद अपनी आत्मा को झांकिएगा, मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन इनकी जो बात कही जा रही है इसमें बहुत दम है और सच्चाई है। इसमें कौन सा गलत कह रही है? नहीं, लेकिन अगर फिर हम इनकी बात में सच्चाई और दम देखेंगे, एक सेकंड शिव जी, आप भावनाओं में मत बनिए। अगर आप इनकी बात में सच्चाई देख रहे हैं तो फिर एक सेकंड सर, एक टाइम सुनिए हाँ। मेरी बात, एक टाइम था जब डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई थी, मैं भी लीड कर रहा था उस टाइम जिस तरीके से पुलिस ने जो पीसफुल लोगों को जिस तरीके से डॉक्टरों को पकड़ के पीटा है, मैंने देखा है साहब उस टाइम। तो हिंसा किसने की? भारत सरकार ने की? किसने की हिंसा? पहले अगर इतनी ही ईमानदारी, सच्चाई अगर सिखाना चाहते हैं देश की जनता को, तो
पहले खुद हम लोगों को, भारत सरकार को देखना चाहिए कि कितनी हिंसा कर रहे हैं वो लोग। बहुत दुख की बात है आज। नहीं, लेकिन उसका क्या कसूर है? एक सेकंड शिव जी आप सुनिए भी तो, उसका क्या कसूर है? जो मेहनत करता है, जो पढ़ाई करता है, जो कंपटीशन के जरिए आगे बढ़ना चाहता है, उस युवा का क्या कसूर है? जो ये नेता और पुलिस क्या करती है? और चूंकि पटेल समुदाय के लोग कह रहे हैं कि बाकियों का आरक्षण, सर सवाल तो सुनिए सर, एक सेकंड पेशेंस रखिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि उस युवा का क्या कसूर है जो अपनी मेहनत और काबिलियत पर आगे बढ़ना चाहता है? जो अपनी मेहनत और काबिलियत पर आगे बढ़ना चाहता है, उसका क्या कसूर है? सुनिए तो सही, आप मेरी बात तो सुनिए जरा। आज की तारीख में मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है उसमें यही कहा है कि आरक्षण जाति और धर्म के आधार पर इस देश में होना ही नहीं चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए। बिल्कुल, और आर्थिक आधार जहां पर है, जब आप आर्थिक आधार लाएंगे, आप आपस में बंटवारा जिस तरीके से चल रहा है ये बंद होगा। अगर जिस तरीके से चलता रहेगा आज का बंटवारा, आज से 10 साल बाद हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बड़ा सवाल आ गया है। बिल्कुल, मैं बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले एक बार जल्दी से चलना चाहती हूं हार्दिक पटेल के पास। हार्दिक, सबसे बड़ा सवाल यही जो शिव जी कह रहे हैं, इस देश में एक बहस छिड़ी, बहस में ये बातें सामने आ रही हैं कि सोचा जाए कि क्या आर्थिक आधार पर रिजर्वेशंस दिए जाएं, आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जो पीछे छूट गए हैं इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, उनको आगे खींचने की जरूरत है। कई लोग ऐसे हैं जो बार बार इसी रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं, उनको किसी तरह से ट्रेन से बाहर किया जाए। यह सब पहल छोड़कर एक समृद्ध पटेल समुदाय माना जाता है जो कारोबार के जरिए, मेहनत के जरिए, कृषि के जरिए हमेशा से समृद्ध, और गुजरात को तो वाइब्रेंट गुजरात कहा जाता है, वहां पर पटेलों को, एक संभ्रांत समुदाय को क्यों रिजर्वेशन की जरूरत पड़ गई है? किस प्रकार समृद्ध है? किस प्रकार समृद्ध है? 100% में 10% अमीर है, 90% लोग गरीब है। तो सब गरीब है ना, इसलिए वो 25 लाख लोग अहमदाबाद में आ पड़े थे। अगर अमीर होते तो वो घर में बैठकर टीवी देखते। वो कोई बुढ़ा 80 साल का बुढ़ा आ जाता है, 14 साल का बेटा आ जाता है, क्यों? उससे क्या इससे फर्क पड़ता है? नहीं, वो अपने हक के लिए आया है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आया है। लेकिन आप अपना प्रतिनिधित्व भी तो देखिए ना, 40 MLA इस वक्त पटेल हैं, 14 में से 4 मुख्यमंत्री पटेल, आनंदीबेन पटेल खुद इस वक्त की मुख्यमंत्री। आप अपना रिप्रेजेंटेशन देखिए अपने कम्युनिटी का। इधर न जाने कितने सांसद, जिस कम्युनिटी को आप क्लेम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भी, उसमें 100 से भी ज्यादा सांसद, फिर भी आपको लगता है कि आप लोगों को आरक्षण की जरूरत है इस देश में? शिकायत की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में व्हाट इज आनंदी बयान हो तो क्या उसके सामने हम तो हमारा आंदोलन नहीं चला सकते, हमारा हक नहीं मान सकते? ये पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में ओबीसी मिल रहा है पाटीदार समाज को। वो जो बिहार में भी हमारा सीएम है, उत्तर प्रदेश में हमारा सबसे ज्यादा एमएलए, आंध्र प्रदेश में हमारा सीएम है, पूरे हिंदुस्तान से 117 MP हमारे। तो ये जरूरत नहीं तो गुजरात में है कि क्यों ऐसा भेदभाव है? पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स खेली जाती है आरक्षण के मुद्दे पर। जो सही क्षमता रखता है इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, वो तो बेचारा MBA कर निकल कर सेल्समैन बन जाता है। तो राजनीतिक खेल चूंकि पूरे देश में हो रहा है, इसलिए आप भी खेलेंगे? पॉलिटिक्स का जो पूरा खेल हो रहा है पूरे देश में, आप खुद कह रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पर, इसलिए आप भी खेलेंगे ये खेल हिंसा की? जरूरत पड़ने पर उठाना चाहिए, मैं ये कहूंगा। नहीं उठाए, क्यों नहीं उठाए? सामने आतंकवादी खड़ा हो जाए और बाद में बोले अरे भाई मुझे मार दे, तो ये थोड़ी होता ना। आतंकवादी को मारने के लिए हथियार उठाने पड़ते। और सब वो बात साइड में रखो सर जी, क्योंकि ये जो बात है, अभी हम गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में शांति बनाने की मैं अपील करता हूँ सभी पाटीदार को, और आज बंद का ऐलान, उसे समर्थन कीजिए, बाहर ना निकले और पूरे गुजरात की जो शांति व्यवस्था है उसे बनाए रखे। हमारा हक हम लेकर रहेंगे, पर जिस प्रकार पुलिस ने हम पर दमन, जिस प्रकार हम पर हमला किया है, पुलिस ने जिस प्रकार अशांति की फैलाई है, तो उन पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए 36 घंटों के अंदर। और पूरे गुजरात में हर गांव, हर जिले में यह आंदोलन होगा और अनशन होगा, और शांति प्रिय हम उन अधिकारियों को सस्पेंड करवाने की मांग करेंगे। वैसे कल से और आज में आपकी भाषा बदल चुकी है काफी हद तक। जिस तरह से कल आप भड़का रहे थे, उम्मीद यही होगी कि कम से कम अब संभल जाएं और ये समझ जाएं कि ये रास्ता नहीं है, हिंसा का रास्ता लोकतंत्र में नहीं चलता है। हमारे साथ कई अन्य मेहमान, मैं आपके पास भी आ रही हूँ सर, उससे पहले मैं एक बार देवेंद्र पटेल जी के पास सीधे जाना चाहती हूँ। देवेंद्र जी, गुजरात की परिधि में ये पूरा मामला आपसे समझना चाहते हैं। इतना तो तय है कि एक सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आनंदीबेन पटेल को अंदाजा ही नहीं था कि किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। वो जानती नहीं थी कि हार्दिक पटेल लाखों लोगों के साथ पहुंच रहे हैं, और जिस तरह के दमखम से वो दिख रहे थे और जिस तेवर में दिख रहे थे, पुलिस कह रही थी कि आप मेमोरेंडम यही दे दीजिए, उनका नहीं, हम मार्च करके जाएंगे, रैली करके जाएंगे। नाकाम रही गुजरात सरकार क्या इसको संभालने में?
देखिए, ये आंदोलन करीब 2 महीने से चल रहा है और जिस तरह से ये आंदोलन चलता रहा हाँ। तो 2 महीने तक ऐसी कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई। इस गुजरात पहले से एक शांतिप्रिय रहा है, लेकिन जब जब एजिटेशन हुआ है तो कुछ न कुछ वायलेंस इसमें जुड़ जाता है। लेकिन इसके लिए ना ही तो हार्दिक पटेल रिस्पॉन्सिबल है, ना ही तो कोई पाटीदार रिस्पॉन्सिबल है। कल भी करीब 8 से 10 लाख लोग जीएमडीसी के ग्राउंड पर आए थे। हाँ। 2 दिन पहले से वो लोग गुजरात में, अहमदाबाद में आने की उन लोगों ने शुरुआत कर दी थी। वो गुजरात में से पूरे अलग अलग एरिया से आगे अहमदाबाद में आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। हाँ। गुजरात सरकार ने भी पूरा कोऑपरेशन दिया था। हाँ। कि उन्होंने टोल टैक्स फ्री कर दिया, जीएमडीसी का ग्राउंड भी कर दिया, पुलिस भी उनके मदद में कर दी। लेकिन अगर एक मिस्टेक सरकार ने कर दी, हाँ। उसको डिटेन कर दिया, उसके मतलब कि उसका एक रिएक्शन आ गया। ये तो हमेशा यही बात होती है। ठीक है, लेकिन ये डिटेन कर लिया, एक्शन रिएक्शन, ये तमाम सवाल बहुत गंभीर हैं, जिसको सिर्फ बोल देने से उसका नहीं बजा। हार्दिक पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरक्षण युद्ध पर हमारी ये बहस जारी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण के लिए हार्दिक पटेल जैसे जो आंदोलन है, क्या वो जायज है, ये सवाल हमने पूछा है। 41% इसमें हाँ जवाब दे रहे हैं, जबकि 59% नहीं। ये जवाब भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। बहरहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन सभी खास मेहमान एक बार फिर से आपको दिखा दें और इसके साथ ये भी बता दें कि हार्दिक पटेल साहब जब लौटेंगे तो आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो आरक्षण की बात आप बार बार कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा तरीका है जो बैसाखी पर देश को आगे ले जाने की। आप युवाओं को चाहते हैं कि वो अपंग महसूस करके आरक्षण की बैसाखी पर आगे बढ़े। आरक्षण युद्ध, ये सवाल इसलिए क्योंकि हार्दिक पटेल ने एक आंदोलन की शुरुआत की। बीते दिन खूब जोश में भाषण देते नजर आए, लेकिन शाम 5 बजे तक ही इजाजत थी, जिसके बाद पुलिस की ज्यादतियों की भी खबर आई। कई जगहों पर लाठीचार्ज इस तरह से बेरहमी से, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया, हिंसक झड़पें। और उसके बाद सवाल यह कि आनंदीबेन पटेल की सरकार क्या पूरी तरह से तैयार नहीं थी, और दूसरा सबसे बड़ा सुलगता सवाल कि क्या हार्दिक पटेल एक जवाबदेह और जिम्मेदार नेता के रूप में सामने नहीं आए, क्योंकि जिस तरह की हिंसा झड़पी है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की जल्दी से शुरुआत करते हैं। हार्दिक पटेल, मुझे लगता है कि अब जो भावना लोगों में आ रही है वो ये है कि आप दिशाहीन दिख रहे हैं। आप सिर्फ आरक्षण के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, 50% से ज्यादा हो नहीं सकता आरक्षण। आप दिशाहीन तरीके से, लक्ष्य क्या है आपका, आप करना क्या चाहते हैं? और सवाल यह है कि आप आरक्षण तो एक बैसाखी देकर आप आगे ले जाना चाहते हैं ना युवाओं को, ये आपका मकसद है। समाज का विकास हो, देश का विकास हो, देश महासत्ता के पावर तक पहुंचे, सहिष्णुता इस देश से निकल जानी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सब लोग भाई बनकर रहे। ये जो वर्ग विग्रह हो रहा है ना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे गुजरात में, वो नहीं होना चाहिए। एकजुट होकर इस देश का विकास कीजिए, वही हमारी सहिष्णुता है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, ये बातें तो वो है जो आज आप कह रहे हैं, आप बार बार संदेश दे रहे हैं सुबह से। आपने अपनी भाषा से, अपनी बातों से हिंसा को भड़काया, व्यवस्था के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काई। नहीं, हमने कहाँ फैलाई है? जो फैलाते उनसे तो ये सवाल भी नहीं होते। जो फैलाता हिंदू मुसलमान का तूफान करवा देते हैं। जो करवाते हैं वो तो आज 1985 में भी गुजरात में करवा दिया था। जब अच्छे काम करने के लिए निकलते हो तो उसे पूरी तरीके से उसे अलग मोड़ दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को नुकसान हो रहा है। पॉलिटिक्स कोई एकजुट हो जाए इस देश में, वो इसे उन लोगों को पसंद नहीं। कौन फैला रहा है हिंसा? कौन हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौन बांट रहा है? नाम लीजिए ना, आप डरते क्यों हैं? नहीं, ये तो वक्त बताया, वो तो सबको मालूम है, उसमें कोई जाहिर करने की बात नहीं। और वो बात नहीं जो बात है गुजरात की बात कीजिए। घुमाइए मत, चेंज को टॉपिक चेंज। टॉपिक आप चेंज कर रहे हैं साहब। आप बीते दिन तक मंच पर खूब भाषण दे रहे थे। आज जब मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूं, आप किसी पर आरोप लगाकर ऐसे नहीं भाग सकते। जब आप लोकतंत्र में बोलते हैं तो आपको नाम और जवाबदेही के साथ बोलना पड़ेगा। बीते दिन तो आप बड़े जोश में थे, शेर बन रहे थे। आपने अपने वीडियोस भी शेर जैसे बनाए हुए हैं। शेर दहाड़ रहा है, कमल खिल रहे हैं, पंखुड़ियां गिर रही है, तलवार खींच रही है, आग निकल रही है। डर रहे हैं क्या आप? क्या बात है, इससे तो पूरा 55 दिनों में पूरी सरकार हिल गई, इसमें डरने की बात ही क्यों है? चलिए ठीक है, आपसे मैं और भी पूछूंगी। सवाल यह है कि क्या अड़ियल रुख जो आप अपना रहे हैं उसको लेकर कई सारे गंभीर सवाल। अली अनवर साहब, कुल मिलाकर सवाल इतना है कि ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, इस सदी के हिंदुस्तान में क्या आरक्षण के लिए जगह होनी चाहिए? बैसाखी देकर, अपंग बनाकर युवा को आप काबिलियत, आप उसकी सोचिए कि जो मेहनत से और काबिलियत से आगे बढ़ना चाहता है, जाति पर तय होगा कि उसको जगह मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? देखिए अंजना जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छी तरह से जानती हैं
कि जाति इस देश की एक तल्ख हकीकत है। आप धर्म बदल सकती हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकती हैं। धर्म बदलने से इंसान की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। जाति जन्मना होती है। अमीरी और गरीबी तो रातों रात बदलने वाली, घटने बढ़ने वाली चीज है, लेकिन जात ऐसी चीज है कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है। नहीं, ये आप लोग को सूट तो करता जो है। लोग संविधान अरे क्या हमारे बात कर रहे हैं अली निर्माता अकबर साहब, हैं, जिस बिहार से आप हमारे और हम नहीं। एक सेकंड, ये बातें, ये हकीकत वो है जिसको आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं नेता। ये वो जाति, वो हकीकत है जो आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं। कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, अब पूरी दुनिया बदल रही है, आप खींचते हैं पीछे देश को। अंजना जी, संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन के संबंध में जो दो ही शब्द प्रयुक्त है कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड शब्द कहीं नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रीमी लेयर लगाया तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड का उसमें फांस लगाया। और वो ये है, अगर पट्टीदार को आरक्षण आप देते हैं तो उसके अमीर लोगों को कहां मिलेगा, वो तो छट जाएंगे। तो किस समाज में अमीर लोग नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो जाति से हीन है, आज से नहीं सदियों से जो जाति से निम्न समझा जाता है और कोई समाज में जाति से ऊपर समझा जाता है, इस बात के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान ने की। नहीं, हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समझना थे, चाह रहे हैं, सरदार पटेल भी हम तो थे, सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, सब लोग थे कि इस भेद को जिंदा रख के वोटों की सांस आप जैसी पार्टियां लेना चाहती हैं और इसलिए ये खाई पट्टी नहीं है इस देश में। मैं लौटूंगी सर आपके पास, एक बार हुड्डा जी आपके पास आते हुए सवाल यह है कि अब आप लोग भी जाट सेना बना रहे हैं, क्या मतलब है? सेना का मतलब क्या है? मतलब आप युद्ध छेड़ेंगे व्यवस्था के खिलाफ, देश के खिलाफ? नहीं, हम देश के संविधान में हमारा पूर्ण विश्वास है। तो सेना का मतलब क्या है? सेना क्यों बुलाएंगे आप? और जाट सेना नहीं, जाट आरक्षण संघर्ष समिति 2006 से चौधरी यशपाल मलिक जी के नेतृत्व में 2006 से हम ये काम कर रहे हैं। 1991 में भी हमने डिमांड आप लोग भी यही करते हैं ना, रेलवे की पटरियों पर जाते हैं, रेलवे ट्रेनों को रोकते हैं, ये सब क्या है? सरकार मजबूर करती है इन सब बातों के लिए। अच्छा, जब 2011 में हम रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के गृह मंत्री से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वास्तव में पिछड़े हैं। आंकड़े गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट, केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट, गुप्ता कमीशन, केलकर समिति की रिपोर्ट, जितने भी सरकार द्वारा सर्वे हुए, जाटों को अति पिछड़ा बताया गया। और जाटों की अति पिछड़े की जो रिपोर्ट आई सरकार के कमीशन के सर्वे के द्वारा, पर आरक्षण देने के बाद भी तो सुप्रीम कोर्ट से क्वॉश हो जाता है, क्योंकि 50% से ज्यादा दे नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए बताइए? तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन पहले वो तो इसलिए है क्योंकि आपको पता है, उसका इतिहास पता है, इतनी पढ़ाई तो आपने की होगी ना जब आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से पहले से दिया हुआ आरक्षण है। तो सिर्फ तमिलनाडु में ये एक्स्ट्रा है, हर राज्य में ऐसे करने लग जाए, जाट गुर्जर सबको देने लग जाए, तो फिर बाकी के लिए कितना बचेगा? 5%, 0%, उसको जो आम काबिलियत वाला उसको निकाल दें। लेकिन हम 50% से एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे, हम 27% जो ओबीसी मिला हुआ है उसी में हमें शामिल होने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर किसी को हटाना पड़ेगा ना, वो आपके खिलाफ जाएगा। हटाना किसी को नहीं पड़ेगा, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, वो हटाने की बात नहीं। शामिल कहा तो किसी को तो हटा के ही जगह बनेगी ना। अगर 50 किसी राज्य में अगर 48% जैसा कि गुजरात में है, पहले से 48% आरक्षण है साहब, किसी को हटा के फिर आपको शामिल किया जाएगा ना। 27% में जितनी जातियां, 2000 से ज्यादा जातियां देश की ओबीसी में, और इसमें क्रीमी लेयर लागू। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार कर सकती है, जानबूझ के जाटों के खिलाफ सरकार है, इसलिए आप ट्रेनों को रोकेंगे, आप हिंसा का रास्ता अपनाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार हमें मजबूर करती है बार बार। तो आप मानते हैं कि पटेलों के भी मामले में सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, पटेलों के मामले में भी। और हम पटेलों के साथ, पटेल समुदाय जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और जो व्यक्ति आज देश में किसान खेती बाड़ी मजदूरी करता है वो पिछड़ा तो नियम नहीं मानेंगे 5 बजे तक का, तो पुलिस वहां से हटाएगी, फिर क्या? फिर जो जातियां होती हैं फिर उसके लिए तो आप जवाब देंगे, वो तो कहेंगे हम तो नियम से चले। क्या है, आनंदीबेन पटेल को ये महसूस नहीं था कि 3-4 लाख लोगों की भीड़ वहां पर जुटेगी, क्योंकि जो पटेल समुदाय के विधायक बने हुए हैं गुजरात सरकार में, उन्होंने आनंदी पटेल को ये विश्वास दिला रखा था कि हवाई बातें हैं, आप ये अफवाहें कही जा सकती है कि पटेल ज्यादा भीड़ होने से 40 विधायक है, उन्होंने क्या कहा आनंदीबेन पटेल से नहीं कहा, लेकिन इतना तय है कि कम से कम जिस तरह की परिस्थितियां उभरी उसको सरकार पूरी तरह से उसके लिए तैयार नहीं थी। शिव खेड़ा जी, ये आपका वर्जन है, ये आपको लगता है। शिव खेड़ा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अब क्या हिंदुस्तान की ये सच्चाई बनती जा रही है? क्या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति जो है वो और भी उफान मारेगी? क्योंकि पटेल समुदाय ने जो वहां पर किया है, वैसे ही जाट गुर्जर, अब
बाकायदा जाट सेना बनाई जा रही है, रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके लिए, फिर तो स्थिति बेकाबू हो सकती है देश में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और बात यह है कि जाति के आधार पर राजनीति तो पिछले 60 साल से चल ही रही है और आज सिर्फ जातिवाद ही नहीं बल्कि गोत्रवाद भी शुरू हो चुका है। और गोत्रवाद के अलावा छोड़िए, उसके अलावा आज ओबीसी की समस्या नहीं है, आज एमबीसी की समस्या है, मोस्ट बैकवर्ड ऑल्सो। आप देखिए बिहार में वैश्य समाज को बैकवर्ड गिना जाता है, बाकी प्रांतों में उनको फॉरवर्ड गिना जाता है। दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल में जाटों को बैकवर्ड गिना जाता है, बाकियों में फॉरवर्ड गिना जाता है। बात यह है कि ये राजनीति सारी, ये सारे हमारे पॉलिटिशियन ने आज नहीं, ये 50 साल से छेड़ी हुई है और एक के बाद एक हर पार्टी ने इसको बढ़ाया है, बढ़ाने का काम किया है और देश को तोड़ने का काम किया है। मेरे हिसाब से सरासर गद्दारी की है आज तक। आज सिर्फ गद्दारी के अलावा, और जो उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा हुआ था, संविधान में सिर्फ 10 साल के लिए ही लिखा था, 10 साल के आगे नहीं लिखा था। अनवर जी जवाब दीजिए। इसलिए जो कह रहे हैं अभी जो 27% था बोल रहे हैं, अभी जो गद्दारी हो रही है, 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन के जरिए मिला है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसका बैकलॉग है, उसका पूरा नहीं होता है। एससी एसटी का मिला है वो बैकलॉग, हम लोग पार्लियामेंटेरियन जा करके कमेटी के माध्यम से उसकी जांच करते हैं, हर जगह बैकलॉग है। तो वो और दूसरी चीज की 27% रिजर्वेशन के बाद भी, मंडल कमीशन के बाद भी कई जातियां राज्यों से लेकर केंद्र तक रिजर्वेशन के दायरे में आई हैं। संख्या उनकी बढ़ रही है, उनका दायरा नहीं बढ़ा। इसीलिए अब समय आ गया है कि पूरे मामले पर फिर से विचार किया जाए। यह जो 50% रिजर्वेशन की बात है, ये कोई ब्रह्मलेख नहीं है, ये कुरान और गीता का वाक्य नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए। एक ही अदालत है जो सर्वोच्च है, इस देश में एक ही अदालत है अली अनवर जी जो सर्वोच्च है। अपनी राजनीति देखिए सर, कम से कम ऐसे मुद्दे पर जहां पर भावनाएं भड़क सकती हैं, कि सबको भाषा का संयम। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है सर। कितने लोग ओबीसी के लोग हैं, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जल्दी से। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हार्दिक पटेल से मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। हार्दिक पटेल, आप अभी भी अड़ियल अपने रुख पर दिख रहे हैं, जल्दी से एक छोटा सा जवाब इस पर दीजिएगा। इतना अड़ियल रुख आपका है, आज भी मेहसाणा में 3 बजे 4 बजे अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी पूरी तरह से बनती है इस आंदोलन और उसके बाद फैली हिंसा के लिए। सवाल यह है कि अपना अड़ियल रुख आप छोड़ेंगे, आप समझेंगे कि कम से कम सरकार से बातचीत की कोशिश हो, कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो। यह आंदोलन और पुलिस अधिकारियों को सबको बर्खास्त करो, नहीं तो यह आंदोलन चलता रहेगा, करते रहेंगे, ये भाषा ठीक नहीं है। आप माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं मैडम जी। हम बोल रहे हैं पुलिस ने हिंसा फैलाई है, किसी व्यक्ति ने हिंसा नहीं फैलाई। पुलिस ने जिस प्रकार मारा इस वक्त, उसके बाद ये सब हुआ है और हम शांति बनाने की अपील करते हैं। वो पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, हमारी मांग को खत्म किया जाए, हम आंदोलन खत्म कर देंगे और अहिंसा के मार्गों पर ही हम चलेंगे। हमने पूरी जनता को अपील करते हैं कि हिंसा के मार्ग पर ना चले, गुजरात में शांति बनाए रखे। आभार, जय हिंद। आरक्षण युद्ध, एक युद्ध ही छेड़ दिया है एक तरह से पटेल ने। और हार्दिक पटेल की इस पूरी जंग के बाद सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से परिस्थितियां गुजरात में बनी, सरकार किस हद तक जिम्मेदार, और इसी के साथ हार्दिक पटेल और उसकी भाषा, उसके अंदाज को कैसे काबू में किया जाए। और इसी के साथ क्या देश में जातिगत राजनीति एक बार फिर से उबाल मारेगी, जैसा जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, तमाम मुस्लिम आरक्षण को लेकर मांगे आती रही हैं। इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन चर्चा को आगे ले जाने से पहले मैं एक बार पटेल साहब, देवेंद्र पटेल जी, आपके पास आना चाहती हूँ। पुलिस की ज्यादतियां और उसकी वजह से हिंसा फैली और जिस तरह की परिस्थितियां हुई, एक युवक के मरने की भी खबर आई, हालांकि हार्दिक कहता है कि 2 युवकों की मौत हुई है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि इस तरह के आंदोलन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मंच से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब जब वो नक्सलवाद की बात कर रहा था, जब जब वो कहीं ना कहीं एक ऐसा युवा जो फ्रस्ट्रेटेड होगा अंदर से, उस पर किस तरह का असर हो रहा है, उसकी जवाबदेही फिर नेता नहीं ले पाता है। तो क्या इस तरह के आंदोलन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो हार्दिक ने किया? देखिए, हार्दिक ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से वो अभी 22 साल का युवान है। उसके बैकग्राउंड ऐसे कोई नक्सलवादी, मतलब कि कोई हिंसात्मक बैकग्राउंड उसका है ही नहीं। दूसरी बात, उसकी बंदूक दिखाई गई तो वो मतलब कि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि कोई हिंसा से जुड़ा हुआ हो। लेकिन
इस तरह की भाषा से, नक्सलवाद जैसे वर्ड के इस्तेमाल से बड़ा एकदम एक कंट्रोल और एक संयम रखना चाहिए, क्योंकि आज पूरी हिंदुस्तान की प्रजा बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। लेकिन इसके साथ मैं एक दूसरी बात भी कंपेयर करना चाहूंगा कि इलेक्शन के दरमियान हमारे नेता लोग जिस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल करते, वो तो काफी सीनियर है, काफी बड़े हैं, फिर भी इस तरह की, मतलब ये तो अभी बच्चा है, अभी तो एक नया लड़का है, तो उसको तो अभी सीखना है। बिल्कुल चंद्रभान जी, माफी के साथ बहुत देर से आपसे संपर्क हमारा हो पाया, जल्दी से एक ओवरऑल रिएक्शन आपसे चाहते हैं। आरक्षण क्या इस पटेल आंदोलन के साथ एक बार फिर से जातिगत राजनीति देश में बढ़ेगी, उफान मारेगी? जाट गुर्जर आंदोलन, इधर जाट सेना बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह की हिंसा भड़की है, कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? देखिए, पाटीदार समाज, पटेल तो कोई जाति होती नहीं, पटेल एक टाइटल है, गांव का हेड। पाटीदार समाज का सबसे पहला बड़ा सामाजिक आंदोलन यह सिद्ध करने के लिए था अंग्रेजों के सामने कि हम क्षत्रिय हैं, और 100 साल तक पटेल समाज के लोग यही प्रूव करते रहे हम क्षत्रिय हैं, और दलितों में और जो लोअर कास्ट लोगों के साथ इनका व्यवहार बहुत ही हिंसक रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से इनका नेता हार्दिक पटेल बोल रहे हैं, वो तो लगता है कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों के गिरोह का मुखिया है। और पहली बार मैंने देखा है कि आरक्षण की मांग करते हुए लोग कहते थे पहले कि हम कमजोर हैं, हमारा शोषण हुआ है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है। ऐसा पहली बार है जब कोई नेता अपनी ताकत के बल पर कि हम मजबूत हैं, हमारे पार्लियामेंट में 160-70 एमपी हैं, हमारे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम मजबूत हैं, हम आरक्षण छीन लेंगे। वक्त की कमी है, लेकिन जो नजरिया आपने दिखाया है चंद्रभान जी, उसी के साथ इस चर्चा का अंत करेंगे। एक वो वक्त था जब दयातियां सामने आती थी ये कहने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हम आगे हैं और बहुत अग्रेसिव हैं और बहुत आगे निकले हुए हैं, और एक ये दौर है जब बंदूक की ताकत पर सांसदों के इन बात कह के, संख्या दिखाकर विधायकों की आरक्षण की मांग की जा रही है। ये खिलवाड़ नहीं है भविष्य के साथ तो क्या है, ये खिलवाड़ नहीं है युवाओं की काबिलियत के साथ और मेहनत के साथ तो क्या है? आप देखते रहिए आज तक।